हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, उसके उदय के क्या कारण हैं। उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम या क्या प्रभाव हुए, साथ ही इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अर्थ और उदय के कारण वाला, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो गिवन है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। साथ ही ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर भी उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले प्रारंभ क्यों हुई। तो उसके कुछ कारण हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है भौगोलिक अवस्थिति, यानी जो इंग्लैंड की जो भौगोलिक अवस्थिति जो है वो इस तरह से थी कि उसने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के लिए एक अनुकूल दशाएं उत्पन्न करी। ठीक है, तो यानी भौगोलिक अवस्थिति बिल्कुल अनुकूल थी। समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक है, शक्तिशाली उसके पास नौसेना थी, उपनिवेशों से कच्चा माल जो है इसलिए आसानी से प्राप्त कर पाता था। ओके, साथ ही क्या था, इसी के आधार पर उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे बहुत सारे देशों को उपनिवेश बना लिया और वहाँ से पूंजी का निर्माण कर लिया और अपने देश में उद्योगों को मजबूत बनाया और औद्योगिकरण को स्ट्रॉन्ग बनाया उसने। इसके साथ ही इन उपनिवेशों से उसने कच्चे माल की उपलब्धता भी प्राप्त करी। साथ ही इन्हीं देशों में इन्होंने क्या किया, निर्मित माल को भी भेजा जिनको इन्होंने उपनिवेश बनाया था। साथ ही संसाधनों की उपलब्धता भी थी, जैसे लोहा, कोयला, ये सब आसानी से उपलब्ध था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जलवायु इस तरह से थी कि लोहा कोयला आसानी से होता था। तो मशीनीकरण जो है उसको बल मिला। इंग्लैंड की नम जलवायु है, हमें पता ही है, तो ये वस्त्र उद्योग के लिए भी काफ़ी अच्छी थी, सूती। और वहाँ पर यही कारण है कि सूती वस्त्र जो है वो काफ़ी, सूती वस्त्र वाला उद्योग जो है वो काफ़ी पनपा। कोई भी स्थलीय सीमा नहीं थी इंग्लैंड में, तो उससे क्या हुआ, कोई भी जो अनावश्यक युद्ध होते हैं ना वो नहीं हुए। तो अनावश्यक युद्धों से क्या रहा, ये बचा रहा इंग्लैंड। तटों से बंदरगाहों की दूरी जो थी वो काफ़ी नज़दीक पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उससे प्रत्येक नगर जो है वो आसानी से जुड़ जाता था, उनमें सब में समान दूरी थी। तो इससे क्या होता, परिवहन की लागत क्या आती थी, काफ़ी कम आती थी। परिवहन की लागत भी कम आती थी, तो मतलब कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती थी। तो इस तरह से क्या हुआ, भौगोलिक अवस्थिति जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण बनी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पूंजी की उपलब्धता, सस्ते श्रम की उपलब्धता। अब साथ में क्या था कि वहाँ पर पूंजी जो थी वो उपलब्ध हो गई थी और सस्ता श्रम भी था, वो भी उपलब्ध हो गया था। कैसे हुआ कि जैसे उन उपनिवेश जो उन्होंने जगह जगह उपनिवेश बनाए थे, तो वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने कच्चा माल आसानी से प्राप्त कर दिया और वहाँ से उन्हें कई बार सस्ता श्रम भी मिल जाता था और व्यापारिक पूंजी जो है वो जनरेट होती गई। जैसे वो कच्चा माल आसानी से खरीद लेते थे और व्यापारिक पूंजी बना लेते थे और फिर उन्हीं देशों में माल को भेज देते थे। तो इससे क्या हुआ, पूंजी की उपलब्धता और सस्ता श्रम भी उनको अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट हम समुद्री व्यापार। समुद्र के नज़दीक दूरी थी, तो समुद्रों से जो व्यापार होता था वो भी इजी तरीके से हो पाया, क्योंकि समुद्र से क्या होता है, कोस्ट जो लागत आती है वो काफ़ी कम आती है। तो समुद्र से नज़दीकी के कारण क्या होता था, इंग्लैंड जो है समुद्र के नज़दीक स्थित है, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर उद्योगों को बल मिला, उद्योग जो है वो डेवलपमेंट आसानी से हुआ। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जैसा कि हम भौगोलिक अवस्थिति में डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे लोहा, कोयला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था भी वहाँ पर प्रारंभ हो चुकी थी। बैंकिंग व्यवस्था जो है वहाँ पर डेवलप हो चुकी थी, तो इससे भी क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता, यहाँ पर कोई भी युद्ध नहीं हुए थे, ठीक है, गृह युद्ध भी नहीं हुए, तो बाहर से युद्ध भी कम हुए, क्योंकि ये स्थल भाग से कम घिरा हुआ होने के कारण ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, राजनीतिक स्थिरता हमेशा वहाँ पर बनी रही और साथ ही ब्रिटेन में जो है संसदीय व्यवस्था का भी धीरे धीरे पालन शुरू हो गया था। ब्रिटिश वासियों की महत्वाकांक्षा। अब ब्रिटिश वासियों की महत्वाकांक्षा थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, उपनिवेश जो है वो बनाए और एक बड़ा बाजार जो है वो प्राप्त करे। तो ये भी हुआ। इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। जबकि यूरोप के, अब एक बार राजनीतिक स्थिरता का और डिटेल से देख लेते हैं, मेरे को पॉइंट अभी याद आया। तो राजनीतिक स्थिरता में क्या था कि यूरोप में क्या जितने भी देश थे ना, अधिकतर देशों में क्या था, निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है। लेकिन तब क्या हुआ था, ब्रिटेन में क्या होता था, लोकतंत्र यानी संसदीय परंपरा जो है वो विकसित हो चुकी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, औद्योगिक क्रांति को काफ़ी प्रोत्साहित किया था। इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य।
अब औपनिवेशिक जो ब्रिटेन या इंग्लैंड जो था, वहाँ पर क्या था कि उसका औपनिवेशिक जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था, जैसे भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको उन्होंने क्या उपनिवेश बना रखे थे। तो एक बड़ा एरिया जो है वो उपनिवेशिक साम्राज्य में इनके आता था, यानी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। इसीलिए व्यापार से पूंजी की प्राप्ति इनको आसानी से हो जाती थी, और फिर उनका उस पूंजी का उपयोग ये क्या करते थे, नए नए उद्योगों के निर्माण में करते थे। उपनिवेशों से ही क्या करते थे, कच्चा माल ले लेते थे और वहीं पर क्या करते थे, निर्मित वस्तुओं को भेज देते थे। तो उनको एक बड़ा बाजार मिल गया था निर्मित वस्तुओं को खपाने के लिए। तो इस तरह से औपनिवेशिक साम्राज्य जो है वो भी औद्योगिक क्रांति पहले होने में कारण बना। नेक्स्ट है बंगाल की लूट। रजनी पामदत्त ने आज का भारत में इस तत्व को उजागर किया गया। अब ये हम जैसे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भारत यानी रजनी पामदत्त जो है उन्होंने कहा कि बंगाल की लूट, यानी अंग्रेज क्या करते थे, बंगाल को लूटते थे और सारा धन जो है ब्रिटेन में ले जाते थे। और आज का भारत जो उनकी बुक है इसके बारे में उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब भी करा है कि बंगाल की लूट किस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए कैसे उत्तरदायी रही। इंग्लैंड लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना, इंग्लैंड में लोगों का जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जो 1688 में जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उसने भी योगदान करा। कृषि क्रांति का होना, अब यहाँ पर क्या हुआ, कृषि क्रांति 16वीं से लेकर लगभग 17वीं सदी तक इंग्लैंड में क्या हुई, कृषि क्रांति। लगभग मतलब पूरी यूरोप में इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई थी। तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इंग्लैंड में पड़ा। कैसे पड़ा कि छोटे छोटे जो कृषि फार्म थे, कृषि भूमि जो थी, उनको मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए, जिससे क्या हुआ, यांत्रिक कृषि प्रारंभ हुई, वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ कृषि में। फसल चक्र प्रणाली यानी क्रॉप रोटेशन जो है उसको बढ़ावा मिला, जिससे क्या हुआ, उर्वरा शक्ति बढ़ी भूमि की और प्रोडक्शन भी बढ़ा। इससे क्या हुआ, पूंजी जो है वो अत्यधिक पूंजी का जनरेशन हुआ, मतलब पूंजी का निर्माण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने नए नए उद्योगों को और स्थापित करा और औद्योगिक क्रांति को बल मिला इससे भी। तो इस तरह से जो ये पॉइंट्स जो है वो कवर करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो क्या है कि वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति किस तरह से कि वहाँ पर एक वैज्ञानिक क्रांति भी आई थी, जब बहुत सारे आविष्कार भी हुए थे, जैसे सूत कातने की मशीन आर्काइट द्वारा डेवलप की गई। इसके अलावा सैमुअल मोर्स ने संचार क्षेत्र में वायरलेस खोज करी थी। जेम्स वॉट का भाप का इंजन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, जिससे क्या हुआ, रेलवे परिवहन में आसानी हुई। मैकडम ने सड़क निर्माण करा, यानी कंक्रीट से सड़कों का निर्माण करा, जिससे क्या हुआ, भारी वाहन जो है वो आसानी से आ जा सकते थे। इसके अलावा हम्फ्री डेविन का सेफ्टी लैंप जो है वो भी है, जो कोयला खदान में क्या होती थी, सुविधा होती थी, इससे लोहे को गलाना भी आसान होता था। तो मशीनीकरण को इन सब से बढ़ावा मिला, और ये जो जितने भी वैज्ञानिक क्रांति आई उसको समाज ने स्वीकृत भी किया, यानी जो नया परिवर्तन हो रहा था समाज इसको स्वीकृत भी कर रहा था। तो ये भी क्या हुआ, एक औद्योगिक क्रांति के लिए इम्पोर्टेंट मिल जाता है। इसके अलावा मध्यम वर्ग जो था उसकी उपस्थिति भी ब्रिटेन में ज़्यादा थी, तो ये भी हुआ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से पहले जो है वो कृषि क्रांति हुई थी। ठीक है, तो कृषि क्रांति में क्या हुआ, नए नए प्रयोग हो रहे थे, स्थानीय स्तर पर क्या होते, नए नए उद्योग तैयार हो रहे थे। तो इसने क्या करा, औद्योगिक क्रांति को ब्रिटेन में सबसे पहले प्रारंभ होने के लिए इन सभी पॉइंट्स ने काफ़ी हेल्प करी। तो अगर एग्जाम में 50 वर्ड्स में पूछते हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर 100 वर्ड्स में पूछते हैं तो आप इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्ध ने औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, नेपोलियन के युद्ध ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में योगदान किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, कि औद्योगिक क्रांति जो है इसका विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी क्षेत्रों में प्रभाव को डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके परिणाम हुए। अब प्रभाव और परिणाम दोनों एक ही है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, मतलब दोनों अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो दोनों में से दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक परिणाम की। आर्थिक परिणाम में क्या होता है, घरेलू उद्योगों का विनाश। ये कुछ इसमें नकारात्मक पॉइंट रहेंगे, कुछ इसमें सकारात्मक रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हैं तो आप सकारात्मक नकारात्मक को अलग से भी लिख सकते हैं और साथ में, या फिर सभी पॉइंट्स को एक साथ भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इस सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है वहाँ पर क्या हुआ,
जो घरेलू प्रणाली जो थी वहाँ से क्या होता था, कच्चा माल कारीगरों तक पहुँचाया जाता था और फिर वहाँ पर क्या होता है, कारीगर जो है वो प्रोडक्ट को बनाते थे और फिर भेजते थे। तो लागत मूल्य क्या होता था, ज़्यादा होता था, लेकिन कम से कम लघु कुटीर उद्योग है वो विकसित तो थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो क्या हुआ, ये घरेलू उद्योग जो है वो नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कारखाना में जो मजदूर जाकर काम करता था केवल उसी को काम मिलता था। तो घरेलू उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। इसके अलावा बड़े कारखानों की स्थापना। अब जैसे घरों में जो कुटीर उद्योग चलते थे उसकी जगह क्या होगा, बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना हो गई। बड़े बड़े कल कारखानों से क्या हुआ, मशीनीकरण को बढ़ावा मिला और रॉ मटेरियल भी एक जगह उपलब्ध हो गया, तो प्रोडक्शन भी एक जगह हो गया, तो लागत क्या हो गई, कम हो गई थी। नेक्स्ट है विशेषता का विकास। अब एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पर एक विशेषता का विकास भी हुआ। नए नगरों का विकास हुआ, शहरों में संख्या वृद्धि हुई, नगरीकरण को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। शहरीकरण जो है वो हुआ, क्यों? क्योंकि लंकाशायर, मैनचेस्टर जैसे जो क्षेत्र हैं, यानी जो जैसे सिटी है वो उनका डेवलपमेंट हुआ और उत्पादन के केंद्र के रूप में ये बड़े बड़े शहर जो है वो इन बड़े शहरों का क्या हुआ, उदय होने लगा। यानी लंकाशायर, मैनचेस्टर जो है ये कपड़े के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, लोहे के लिए, कोयले के लिए, इन सब के लिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गए। राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण दिया गया। उसके अलावा है परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता भी होने लगी थी। उत्पादन पद्धति में परिवर्तन, जहाँ उत्पादन पहले हाथ से होता था वहाँ मशीनों से उत्पादन होने लगा। उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। कृषि में मशीनों का क्रांतिकारी बदलाव हुआ, क्योंकि कृषि में नए नए प्रयोग हो रहे थे, जैसे कि जैसे कि हम्पी डेविन ने क्या किया, सेफ्टी लैंप इनका निर्माण किया। इसके अलावा छोटे छोटे कृषि फार्म की जगह क्या हुआ, बड़ी कृषि फार्म, यांत्रिक कृषि को बल मिला, क्रॉप रोटेशन जो है, नए नए प्रयोग जो है वो क्रांतिकारी रूप लाए उसमें। परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए, जैसे कि जेम्स वॉट का भाप का इंजन हुआ, मैकडम का सड़क निर्माण हो गया, सैमुअल मोर्स का सूत काटने की मशीन, इन सब का मतलब क्षेत्र में अलग अलग विकास जो है इसमें देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा आर्थिक प्रणाली में शेयर मार्केट जो है उसका विकास भी देखने को मिलता है। क्योंकि क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो जितनी भी इकाइयाँ स्थापित थी वो एक बड़ा रूप यानी निगम का रूप लेने लगी। तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हुई। तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता से क्या हुआ, एक शेयर मार्केट का जो डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिलता है। और बाजार से जो पूंजी इकट्ठा की जाने लगी थी, ठीक है, तो उसको फिर जमा करने के लिए कोई तो चाहिए थी, तो बैंकिंग प्रणाली जो है उसका भी साथ साथ में विकास हुआ। तो जो अतिरिक्त धन था उसको बैंकों में जमा कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली का विकास भी किया गया। यातायात के संसाधनों का तो विकास हुआ ही, तो साथ में परिवहन में भी एक नई क्रांति आ गई थी। लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि कुटीर उद्योग जो है, ठीक है, सबसे नेगेटिव आर्थिक दृष्टि से एक नकारात्मक पॉइंट ये है कि कुटीर उद्योग जो है उनका पतन हो गया था, जिससे क्या हुआ था, एक आर्थिक विषमता आ गई थी। क्यों? क्योंकि औद्योगिक देशों और जो जितने भी औद्योगिक देश थे उनमें क्या होती, यानी जिनमें औद्योगिकरण हुआ था वो, और जिनमें औद्योगिकरण नहीं हुआ था उन देशों में एक खाई बन गई थी बहुत काफ़ी, जिसको भरना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उनमें एक दूरियां बढ़ गई थी। तो इससे क्या हुआ, एक देश की आर्थिक जो परिघटना थी वो दूसरे देश के ऊपर प्रभावित करने लग गई थी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है। औद्योगिकरण के कारण एक और जहां रोजगार के नए अवसर सृजित हुए, वहीं दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धी उद्योग बंद हो गए और बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ गई थी। शहर रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुए। तो ये हमने देखे आर्थिक परिणाम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। अब सामाजिक क्षेत्र पर परिणाम इस तरह से होते हैं, उद्योगपति एवं श्रमिकों के रूप में समाज में दो वर्गों का उदय हुआ। संसाधनों पर नियंत्रण के कारण उद्योगपतियों का बेहतर जीवन स्तर। अब उद्योगपति और श्रमिक दो समाज के दो वर्ग हो गए। उद्योगपति तो जो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, श्रमिक जो काम कर रहा है, जिसको एक निश्चित वेतन पर काम करना होता है। तो संसाधनों पर नियंत्रण किसका हो गया, उद्योगपतियों का हो गया। तो उससे क्या होगा, एक अमीर गरीब ऊंच नीच ये खाई भी एक बढ़ती गई। स्त्रियों की दशाओं में परिवर्तन हो गया। महिलाओं में बच्चों का विशेष तौर पर शोषण हो गया। अब स्त्रियों की दशा जो है वो भी काफ़ी बिगड़ती हुई चली गई। क्यों? क्योंकि बाल श्रम की समस्या भी हो गई थी एक, और साथ में स्त्रियों की दशा जो है वो दिन पर दिन बिगड़ती हुई चलती गई। मजदूर श्रमिकों का मानवीय शोषण, रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ लोगों का स्थानांतरण हुआ। मजदूरों की दयनीय दशा, जैसे कम वेतन, रोजगार की असुरक्षा, निम्न स्तरीय आवास इत्यादि, ये जो है हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ था, वस्तुओं की उपलब्धता तो बढ़ गई थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि भी हुई थी, तो मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हुई थी। ठीक है, कई जगह पे नहीं हो पा रही थी और कई जगह तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अब औद्योगिक क्रांति से एक और हम देखते हैं, अगर महिलाओं की दशाओं में देखें तो महिलाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार तो हुआ और उनकी भूमिकाएं बढ़ी, और महिलाएं जो है अपने अधिकारों के लिए सजग तो हुई थी, लेकिन
महिलाओं ने फिर उसके बाद में जब उनका शोषण स्टार्ट हो गया तो उन्होंने आंदोलन भी किया था। इसके अलावा हम देखते हैं भावनात्मक संबंधों एवं रक्त संबंधों से अधिक व्यावसायिक संबंधों का महत्व दिया जाने वाला। अब भावनात्मक संबंध और रक्त संबंध जहाँ पहले इंपॉर्टेंट माने जाते थे, वहाँ अब जो व्यावसायिक जो व्यापारिक संबंध थे वो इंपॉर्टेंट माने जाने लगे। कैसे कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, उनके पास ही क्या है कि हाँ संपत्ति भी होगी तो उनका ही बोलबाला रहेगा। तो वो एक सिचुएशन काफ़ी हावी होने लग गई थी इस टाइम पर। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक स्तर पर उपलब्धता। अब उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं हैं, जैसे वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो वृद्धि हो गई थी। कैसे? क्योंकि जीवन रक्षक सुधार भी हुए थे। इससे क्या हुआ था, मृत्यु दर में कमी भी आई थी। क्योंकि मशीनीकरण प्रारंभ हो गया तो अधिकांश जगह पर तो जो उपभोक्ता वस्तु है उनकी उपलब्धता हो गई थी, लेकिन कई जगह पर क्या हुआ था, उपलब्धता भी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनके शोषण, मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण भी वहाँ पर अधिक हो रहा था। और हम देखते हैं परंपरागत सामाजिक संरचना में परिवर्तन। जहाँ पर परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, वो अब टूटने लगी थी कहीं ना कहीं। एकल परिवार की धारणा का विकास भी होने लग गया था। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। संयुक्त परिवार प्रणाली जो है उसको आघात लगा। अनैतिकता का विकास हुआ और सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई। अब अनैतिकता कैसे हुई कि हर कोई पूंजी के पीछे भागने लग गया। तो पूंजी जो आ जाती है वहाँ अनैतिकता का विकास अपने आप हो जाता है। और इससे क्या होता है, समाज में तनाव, यानी अमीर गरीब जो होता है, शोषण वर्ग की जो उपस्थिति हो जाती है। औद्योगिक जो वर्ग होता है वो जो श्रमिक वर्ग पर क्या करता है, अत्यधिक अत्याचार करता है। जीवन स्तर में सुधार। हाँ, कुछ एक लोगों के जीवन में स्तर में सुधार आया था। ब्रिटेन के जो वासी थे, उद्योगपति थे, उनके जीवन स्तर में सुधार आया। शिक्षा प्रसार में तेजी। अब शिक्षा प्रसार में कैसा हुआ कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विषयों को शामिल किया गया। जैसे प्रबंधकीय शिक्षा को स्थान मिला था। समाज में जो एकाकीपन के कारण मनोरंजन के साधनों का विकास भी हुआ, जैसे रेडियो का, थिएटर सिनेमा का, क्लब, इन सब का विकास भी इसी टाइम पर हुआ था। तो क्या हुआ, शिक्षा में क्या हुआ, तेजी भी आई थी इसमें। इसके अलावा शिक्षा के अलावा साहित्य जो है उसका भी विषय वस्तु जो है वो थोड़ी परिवर्तित हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब महानगरीय जीवन और उससे उत्पन्न स्थितियों को केंद्र में रखकर रचनाएं की जाने लगी थी। इसी क्रम में इतिहास लेखन में आर्थिक इतिहास लेखन की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट है जनसंख्या का स्थानांतरण। अब जहाँ पर क्या है, संसाधन उपलब्ध होते थे वहाँ तो जनसंख्या का निवास होता ही है, क्योंकि जहाँ पानी, जंगल, संसाधन जितने सब कुछ होते हैं, हमें खाने के लिए सब कुछ मिलता है, आवास मिलता है, वहाँ जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अब कई क्षेत्रों में ऐसा होने लगा था कि श्रमिक जो है, गरीब तबके के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको संसाधन जो है उपलब्ध नहीं हो पाने थे। इससे क्या हो रहा था, जनसंख्या का स्थानांतरण भी काफ़ी हो रहा था। दूसरे देशों में भी हो रहा था और एक जगह से दूसरे देशों में जगह में भी हो रहा था। खान पान, रहन सहन, पहनावे और सोच विचार के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिलता है। खान पान भी बदल गया और रहन सहन हो गया, उनका पहनावा, सब कुछ में परिवर्तन दिखाई देता है। अब पॉजिटिव पॉइंट इसमें भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन एक दो पॉइंट जैसे हो गया कि महिलाओं की स्थिति जो है वो थोड़ी बिगड़ गई थी। इसके अलावा बाल श्रम जो है वो समस्या काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि सस्ता श्रम चाहिए था, तो बाल श्रम जो है वो सबसे सस्ता श्रम होता है। मलिन जो बस्तियाँ हैं उनका विकास हुआ, उनका जो है जन्म हुआ। मलिन बस्तियाँ जो है वो काफ़ी हो गई थी। इसके अलावा जो नशापन है, यानी नशापान जो है उसमें भी वृद्धि हुई थी। क्यों? क्योंकि मशीन के शोर से क्या होता था कि श्रमिकों को क्या होता था, थकान होती थी। इस थकान को दूर करने के लिए वो क्या करते थे, सट्टेबाजी करते थे, जुआ खेलते थे। तो ये भी एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत। अब राजनीतिक क्षेत्र में हुआ कि ब्रिटेन में क्या हुआ था, सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति क्या थी कि लगभग सभी जगह, यूरोप में क्या था, लगभग सभी जगह निरंकुश शासन था। ओके, तो इंग्लैंड में जैसे जैसे निरंकुश था, लेकिन जहाँ सभी जगह निरंकुश था तो इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में क्या हुई थी, घोरपूर्ण क्रांति हो गई थी। तो और उसी में क्या हुआ था, आर्थिक व्यापार को क्या प्रमुखता देने लगी थी। जैसे संसदीय व्यवस्था डेवलप हुई वैसे ही आर्थिक व्यापार को जो है महत्व दिया जाने लगा। और साथ ही क्या हुआ, जो जहाँ पर निरंकुश शासन था जिन देशों में, वहाँ पर सामंत व्यवस्था काफ़ी थी, भोग विलासिता का जीवन था, यानी मेटलिस्टिक कल्चर जहाँ वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। जबकि ब्रिटेन में क्या हो गया था, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था, यानी व्यापार जो था उसको महत्व दी जाने लगी थी। तो यानी कि राजनीतिक उदारवाद जो है वो काफ़ी हावी हो गया था। साथ ही ब्रिटेन ने क्या किया, सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाए। तो ब्रिटेन के साथ साथ क्या हुआ, ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देश जो है वो भी उपनिवेश बनाने के लिए क्या हुआ, ललायत हुई कि हमें भी अपने अन्य देशों को उपदेश बनाना चाहिए। तो इसी क्रम में क्या हुआ, अन्य देशों ने भी क्या किया, उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। राजनीतिक सुदृढ़ता।
अब कुछ जगह क्या हुआ, राजनीतिक सुदृढ़ता भी आई कि एक संसदीय व्यवस्था आ गई है, तो क्या हुआ, एक सुदृढ़ता भी आएगी कि स्थिरता आ जाएगी, युद्ध कम से कम युद्ध होंगे, युद्ध का सामना भी जो है वो कम से कम करना पड़ेगा। विदेश नीतियों में परिवर्तन, अब विदेश नीति जो है, सबने अपनी विदेश नीति जो है वो परिवर्तित कर ली। अधिक से अधिक लाभ कमाना उद्देश्य हो गया, पूंजी कमाना, उपनिवेश, साम्राज्यवाद, ये सब जो है वो लक्ष्य उनके बन गए थे। मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष, अब मध्यम वर्ग जो है उसका भी उदय क्या हो गया था, राजनीति में मध्यम वर्ग की भी भूमिका स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा श्रमिकों का संघर्ष भी हो गया था, इसके अलावा महिलाओं ने भी संघर्ष करा था। समाजवाद जो है उसको बढ़ावा मिला था, क्योंकि समाजवाद को बढ़ावा इसलिए मिला क्योंकि लघु कुटीर उद्योगों का अंत हो रहा था। इसके अलावा बहुत सारे जो अमीर गरीब जो है उनकी खाई बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं समाजवाद की जरूरत हमें देखने को मिलने लगी थी राजनीतिक क्षेत्र में। विचारधारा के स्तर पर, अब विचारधारा के स्तर पे क्या था, औद्योगिक क्रांति के पश्चात उदारवादी विचारधारा काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। राजनीतिक क्षेत्र में इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन किया, वहीं आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का, इसे ही लेसेस फेयर कहा जाता है। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, उसके जैसे ही औद्योगिक क्रांति समाप्त होती है वैसे ही उदारवादी विचारधारा आ जाती है, और राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने क्या किया, कहा कि उदारवाद जो है वो आना चाहिए, और आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, लेसे फेयर होना चाहिए, जो जैसे काम कर रहा है उसको वैसे करने दिया जाना चाहिए। श्रमिकों की दयनीय दशा के कारण समाजवादी विचारधारा की क्या पड़ी, नींव पड़ी, जैसा कि हम राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ के आए। रॉबर्ट ओवन जैसे प्रारंभिक समाजवादियों ने श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए। प्रारंभिक समाजवादियों को काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात उपनिवेशों पर नियंत्रण या साम्राज्यवाद को न्यायोचित ठहराने के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया, जैसे रुडयार्ड किपलिंग नामक वैज्ञानिक ने श्वेत व्यक्तियों पर अधिभार, व्हाइट मैन बर्डन नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। असभ्य लोगों का तथाकथित सभ्य लोगों के द्वारा सभ्य बनाने का ईश्वरीय दायित्व है। तो व्हाइट मैन जो बर्डन था वो सिद्धांत किसका था, रुडयार्ड किपलिंग का था। उसने ये कहा कि जो असभ्य लोग जो है, ठीक है, उनको जो सभ्य लोगों के द्वारा सभ्य बनाने की ईश्वरीय दायित्व जो है, ईश्वर ने उन्हें दायित्व दिया है कि जो असभ्य लोग हैं उनको सभ्य बनाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, साम्राज्यवाद को न्यायोचित ठहराने के लिए नए अनेक जो है सिद्धांत बना लिए कि श्वेत व्यक्तियों पर जो है ना ये अधिभार है, भगवान ने जो है ना एक बर्डन डाला है कि असभ्य लोगों को सभ्य बनाया जाए। इसके अलावा नारीवादी जो विचारधारा थी उसका जन्म भी इसी टाइम पे हुआ। तो एक तो क्या हुआ, मुक्त व्यापार यानी उदारवाद को बढ़ावा मिला, समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ, नेक्स्ट नारीवाद विचारधारा का जन्म हुआ। इसके अलावा श्वेत व्यक्तियों के अधिभार जैसे ये इनका विकास हुआ। पर्यावरणीय विचारधारा का विकास यानी पर्यावरण जो संरक्षण है ये इसका भी विकास जो है इसी टाइम पर हुआ। अब अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स में हम देखते हैं कि कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार समराइज करके वापस देख लेते हैं। जब औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पूछता है 100 वर्ड्स में, तो आप सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अब कुछ पॉइंट जैसे है कि पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा मिलता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। पूंजी का संकेंद्रण होता है, शहरीकरण को बढ़ावा देता है, जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर जैसे शहरों का विकास होता है, ठीक है। उसके अलावा उपनिवेशवाद का विकास जो है वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। एक हद तक किया गया तो ठीक है, लेकिन बाद में जब शोषण प्रारंभ हो जाता है कि कच्चा माल वहीं से लेना और पक्के माल को यानी निर्मित माल को वहीं बेचना, तो ये एक नकारात्मक पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा नकारात्मक पॉइंट में और बात करें तो हम कहते हैं विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो जाती है, जो प्रथम और द्वितीय युद्ध होते हैं उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। जो एडम स्मिथ का जो हस्तक्षेप सिद्धांत है वो इस टाइम पे काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। भारत के उद्योगों पर प्रभाव, क्योंकि कृषि उपनिवेश बना लेते हैं तो और नुकसान पहुंचाते हैं और कच्चा माल वहीं पर खरीद कर पक्का माल वहीं पर बेचते हैं। आर्थिक मंदी को भी जन्म मिलता है, जो 1929 में जो मंदी हुई थी वो भी इसी के कारण देखने को मिलती है। लघु और कुटीर उद्योग जो है उनका जो है अंत हो जाता है। उच्च और मध्यम है ना, निम्न वर्ग यानी 3 वर्गों का विकास, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, 3 वर्गों का जन्म हो जाता है। गांव से आए लोगों में क्या हो जाता है, एकाकीपन हो जाता है कि वो शहरों में काम देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, एकाकीपन, परिवार से दूरी हो जाती है, तनाव हो जाता है उनको, ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे अपराध को बढ़ावा मिलता है शहरीकरण के कारण। आवश्यकता ने क्या किया, महिलाओं को, बच्चों को, सबको मजदूर बना दिया, तो इससे क्या हुआ, महिलाओं की समस्याएं, बाल श्रम की समस्याएं जो है जन्म ले लेती है। इसके अलावा हम बात करें उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, मेटेरियलिस्टिक जो कल्चर है उसको भी जन्म मिलता है, जिससे क्या होता है, जो अनैतिकता है वो आती है, नैतिक मूल्य का पतन होता है। क्योंकि हर कोई जो है वो भौतिकवादी कल्चर को जीना चाहता है, तो ये एक समस्या भी देखने को मिलती है। मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। मानवीय संबंधों में गिरावट आ जाती है, रक्त संबंध जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होकर अब व्यापारिक संबंध इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। संवेदनहीन मशीनीकृत भावना को जो है
विकास मिलता है। यानी मानव जो होता है वो एक मशीन की तरह रह जाता है, उसमें कोई संवेदना नहीं होती है। मानव जो है उसका विकास संवेदहीन और मशीनीकृत हो जाता है। अमीर गरीब की खाई जो है वो अंतर काफ़ी बढ़ता जाता है। पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी विचारधाराएँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट्स जो है पॉइंट बना बना के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अलावा जो औद्योगिकरण है वो कहाँ कहाँ होता है। एक तो होता है जर्मन औद्योगिकरण, रूस औद्योगिकरण, जापान औद्योगिकरण। ये 3 जो औद्योगिकरण हैं वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जर्मन औद्योगिकरण में क्या होता है। जर्मन औद्योगिकरण यानी जर्मनी में औद्योगिकरण, जर्मनी में बिस्मार्क जो है उनका काफ़ी योगदान रहा था। जर्मनी में औद्योगिकरण के क्या कारण थे? जर्मनी में औद्योगिकरण के एक तो कारण होता है कि वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना थी। इसके अलावा वहाँ पर आर्थिक संघों की स्थापना भी हुई थी। सामाजिक पूंजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निर्मित हुई थी। इसके अलावा सड़कें, रेल, बंदरगाह है, ठीक है, इनमें अधिक निवेश जो है वो ज़्यादा हुआ था। यानी आधारभूत जो ढांचे हैं इनमें निवेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तकनीकी शिक्षा और आविष्कारों का जो है वो भी, आविष्कारों का नए नए प्रयोग भी हो रहे थे। इसके अलावा कोरल नामक एक संयुक्त व्यापारी संगठन है उसका भी निर्माण होने प्रारंभ हो गया था। सॉरी। कृषि क्षेत्र में विकास भी हुए। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध थे, लोहा और कोयला ब्रिटेन की तरह ही। जनसंख्या वृद्धि भी हुई, राजनीतिक एकीकरण भी हुआ, परिवहन, संचार, रेलवे, इन क्षेत्रों में विकास हुआ। जर्मन राज्यों में अर्थव्यवस्था की समाप्ति हुई, जैसे जर्मन में औद्योगिकरण हुआ। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, इन सब का विकास जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पॉइंट्स जो है मैंने बोलने में ज़्यादा काफ़ी पॉइंट्स बोले हैं, लिखने में मुझे कम पॉइंट्स लिख पाई हूँ मैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन को पोज कर करके या फिर स्लो कर करके आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स बना सकते हैं। तो जर्मन में औद्योगिकरण राज्य में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रसायन एवं बिजली उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। तो आप सब पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, परिवहन में, संचार में, रेलवे में विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ। ऐसे पॉइंट्स बना बना के आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हम देखिए रूस में औद्योगिकरण, रूस में किस तरह से हुआ वो भी देख लेते हैं। विदेशी पूंजी की भूमिका थी। पश्चिमी रूस का सर्वाधिक औद्योगिकरण हुआ, भारी उद्योगों पर बल दिया गया। रूसी क्रांति के पश्चात नियोजित औद्योगिक विकास हुआ। रूस में जो क्रांति हुई थी उसके पश्चात क्या हुआ, नियोजित रूप से औद्योगिक विकास होने लग गया और भारी जितने भी उद्योग थे उनका विकास जो है वो भी हुआ। विदेशी पूंजी जो है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है और पश्चिमी रूस का सर्वाधिक औद्योगिकरण होता है। इसमें रूस में भी 2 पार्ट में, पश्चिम जो है वो सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण होता है। जापान में औद्योगिकरण किस तरह से होता है? राज्य के द्वारा उद्योगों में निवेश किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण परिवारों का उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। औद्योगिक विकास बहुत हद तक आयात निर्यात पर निर्भर, यानी प्राकृतिक संसाधनों की जो है निर्भरता जो होती है वो, प्राकृतिक संसाधन जो है वो कम होते हैं जापान में, तो ये क्या करते हैं, आयात निर्यात यानी भेजना और ख़रीदना वो ज़्यादा करते थे, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो है वो उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा नवाचार होते हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं और वैज्ञानिक खोजें होती हैं, आविष्कार होते हैं, कृषि में नए नए प्रयोग भी होते हैं, परिवहन जो प्रणाली होती है उनका विकास जापान में भी देखने को मिलता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। औद्योगिक क्रांति का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो अपने सिलेबस का, आरएएस मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फुल्ली कवर्ड है। इसी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।